हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण और पत्रकारिता और इसके साथ साथ भारतीय काव्य शास्त्र की 2000 क्वेश्चनों की PYQ MCQ वाली सीरीज चला रखी है। ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है, तो भाई इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और इसके साथ साथ भाई मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के जितने भी आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसका प्राइमर आपको देने लग रही हूँ। तो प्लीज़ आप उन प्राइमरों को भी जरूर से ज़रूर देखें, वो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। और एक ही क्लास में आपके सभी क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं प्राइमर के जरिए वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप उन क्लासों को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज ये क्लास का अपना क्वेश्चन रहेगा, 455 तक हो गए थे और 35 क्वेश्चन हर एक क्लास में हम करते हैं, आपको ध्यान रखना है। 456वां क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद की भाषा है। जो मुल्ला दाऊद है उनकी भाषा कौन सी है। तो देखते हैं, पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली। आगे देखते हैं भाई, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या ठेठ अवधि। तो भाई मुल्ला दाऊद है उसकी भाषा कैसी है, ठेठ अवधि है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और चंदायन आप सभी को पता है मुल्ला दाऊद की, ठीक है, ठेठ अवधि भाषा की कृति है और सूफी प्रेम काव्य है। ठीक है, याद रखना हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है जो कि अवधि भाषा में है। और इसका नायक क्या है, ठीक है, नायक लोरिक है। एक मिनट भाई, नायक लोरिक और नायिका इसमें चंदा है भाई। और इनकी प्रेम कथा इस जो ग्रंथ है प्रेम काव्य है इसमें वर्णित है। ठीक है, चंदायन में भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सी कृति है जो जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है। तो देखते हैं, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है या उपयुक्त सभी है। तो अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई रचना जायसी की पद्मावत रहेगी भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्षय कीर्ति का आधार बनाकर लिखी गई रचना जायसी जी की कौन सी है, पद्मावत है। और जायसी द्वारा रचित ये अवधि भाषा की प्रमुख रचना है पद्मावती, आपको ध्यान रखना है। और जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के प्रमुख कवि थे, आपको ध्यान रखना है। भक्ति काल के निर्गुण और कौन सी धारा थे, प्रेमाश्रय धारा के प्रमुख कवि थे भाई जायसी जी। ठीक है, और जो पद्मावत है इसमें 57 खंडों में रचित ये महाकाव्य है। ठीक है, जो पद्मावत है ये 57 खंडों में रचित महाकाव्य है। जबकि अखरावट और आखिरी कलाम किसकी रचना है, जायसी जी की अन्य रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। जो सूफी काव्य है, ठीक है, इसका अंतिम ग्रंथ हमें बताना कौन सा है। यूसुफ जुलेखा है, पद्मावत है, मृगावती है या इंद्रावती है। तो भाई सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। कौन सा है, इंद्रावती है। और इसके लेखक कौन रहेंगे, नूर मोहम्मद है। कौन है, नूर मोहम्मद है ये। ठीक है, और नूर मोहम्मद ने ही अनुराग बासुरी की रचना की है। अनुराग बासुरी, इंद्रावती दोनों ही नूर मोहम्मद की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना रहेगी। यूसुफ जुलेखा के लेखक कौन है, तो निसार। ठीक है, यूसुफ जुलेखा के लेखक कौन है, निसार है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, जब मैंने स्टेट की सीरीज चला रखी थी तो उसमें भी ये पूछा गया था। ठीक है, और पद्मावत जायसी जी की है, मृगावती कुतुबन की रचना रहेगी, आपको ध्यान रखना है। और जिस भी बच्चे को अगर ये क्लासें देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, मैराथन 2025 के नाम से भी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की मैराथन उसमें डाल रखी है। और मैराथन 2026 के नाम से भी, ठीक है, मैराथन उसमें डलने लग रही है। तो आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं भाई। ठीक है, और मैंने साथ साथ हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें भी डाल रखी है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। और हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन नाम से भी एक प्लेलिस्ट है
जो काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स के जरिए मैंने आपको करवा रखा है, तो आप उन क्लासों को भी ज़रूर से ज़रूर देखें भाई। क्या अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को हम कारण की संज्ञा दी गई है। कथन एक, जो कथन ए है इसमें क्या है, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। देखते हैं अगला है कारण, देखते हैं, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। ठीक है, देखते हैं भाई, दोनों ही क्वेश्चन वैसे क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या कुछ है। ए देखते हैं, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। ठीक है, अवधि में ध्वनि पूछा, कौन सी नहीं है, तो कौन सी ध्वनि नहीं है, क, न, मैं या अ। तो जो अण है ये अवधि भाषा में, अवधि भाषा की ध्वनि नहीं है भैया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्नेह लीला के रचयिता कौन है। जो स्नेह लीला है इसके रचयिता कौन है ये हमें बताना है। तो रैदास है, पीपा है, विष्णुदास है या बेनी है। तो स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास जी रहेंगे। ठीक है, और विष्णुदास कहाँ के थे, ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे, आपको ध्यान रखना है। कहाँ के राजकवि थे भाई विष्णुदास, तो ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र, किसके, डुगरेंद्र। ठीक है, इनके क्या थे, राजकवि थे, और इनके द्वारा लिखित काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है विष्णुदास जी के द्वारा स्वर्गारोहण, रामायण कथा, महाभारत कथा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ है भाई, और आप सभी को पता है रैदास, पीपा ये सभी संत कवि थे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, तो करते हैं मिलान भाई। तो प्रद्युमन चरित्र ये किसकी रचना है, जो प्रद्युमन चरित्र है ये सुधीर अग्रवाल की रचना रहेगी, यानी ए का 4। स्वर्गारोहण हमने ऊपर अभी देखा है किसका है, विष्णुदास की है भाई। ठीक है, ऊपर देखा है, तो बी का 3। मधुमालती कथा, तो मधुमालती कथा किसकी है, चतुर्भुजदास की है भाई। सी का 2 हो गया। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना रहेगी, छिताई वार्ता भी। प्रद्युमन चरित्र किसका, सुधीर अग्रवाल का। स्वर्गारोहण किसका है, विष्णुदास का। मधुमालती कथा चतुर्भुजदास की है। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना रहेगी। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 हमारे बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अष्टशाप के संस्थापक हैं, तो अष्टशाप के संस्थापक कौन है, इसमें से आपको ये बताना है। आप सभी को पता है अष्टशाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है। अब इसमें पूछा है इसके संस्थापक कौन थे, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या गोविंद स्वामी। तो अष्टशाप के संस्थापक विट्ठलनाथ जी रहेंगे, और 1565 ईस्वी में अष्टशाप की क्या है, स्थापना हुई थी। इसमें भाई जो अष्टशाप था इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, यानी टोटल 8 शिष्य को मिलाकर अष्टशाप की स्थापना की गई थी। और जो कुंभन दास है, ठीक है, कुंभन दास है वो क्या है, प्रथम अष्टशापी कवि कहे जाते हैं। आपको ध्यान रखना, कुंभन दास प्रथम अष्टशापी कवि कहे जाते हैं, और कुंभन दास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, रीतिबद्ध कवि कौन से है आपको ये बताना है इसमें से। तो घनानंद, ठाकुर, भिखारी दास या बोधा। ठीक है, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, ये तो भाई रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद, ठाकुर, बोधा और इनके साथ साथ आलम, ये रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो भिखारी दास है ये रीतिबद्ध कवि है भाई। क्या है, भिखारी दास रीतिबद्ध कवि रहेंगे। और जो बिहारी दास है
बिहारी दास, जो बिहारी दास थे ये रीति सिद्ध कवि थे। क्या थे? रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। आपको ध्यान रखना। और रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त बनी। ये ध्यान रखना, ठीक है। आप जब थ्योरी क्लासें मेरी देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। अच्छी प्रकार डिटेल्स मैंने करवा रखे हैं, सभी कवि करवा रखे हैं, उनकी रचनाएं करवा रखी है। तो प्लीज़ जाके विजिट कीजिए चैनल को, आपको काफ़ी सारे क्लासें आपको मिल जाएंगी जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मती राम द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। जो मती राम है इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? जो मती राम है ये भाई रीतिबद्ध कवि है, ठीक है। पहले ही बता रही रीतिबद्ध कवि है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हमें बताना है। कृष्णायन है, जगत विनोद है, ललित ललाम या रस चंद्रिका। तो भाई ललित ललाम मती राम द्वारा रचित ग्रंथ है, रीतिबद्ध कवि ये रहेंगे। और मती राम की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है भाई, ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? फूल मंजरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। साहित्य सार है, मती राम जी की रचना है। रसराज है, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई रचना है रसराज। किसकी है? मती राम की। ललित ललाम तो आपने देख लिया। और जो जगत विनोद है ये किसकी है? ये पद्माकर जी की रहेंगी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं है। और पद्माकर की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं है। पद्मावरण, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह, वृदावली आदि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं है पद्माकर जी की। अगला क्वेश्चन है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। क्या भी? कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है तो क्या हो जाती है? दुरूह, सरल, भावपूर्ण या सरस। तो क्या हो जाती है भाई? सरल हो जाती है। क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। और मानक भाषा किसी भाषा की क्या होती है? जो मानक भाषा है, मानक भाषा, ठीक है। और हमें परिभाषा जरूर याद करके जानी है, क्योंकि एनवीएस, ठीक है, केवीएस का तो देखो इतनी बार परिभाषाएं पूछते नहीं, लेकिन एनवीएस में काफ़ी परिभाषाएं पूछी जाती है और EMRS में भी पूछी जाती है। तो आपको परिभाषा जरूर याद करके जानी है। तो मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति या भाषिका होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे। किस भाषा का? संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो, उसको क्या कहते हैं? मानक भाषा की श्रेणी में रखा जाता है उसको भी। अगला क्वेश्चन है, न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती हैं। क्या रहती है? शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है। तो निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता या कोमलता। तो न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है भाई, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) में क्या प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद वाली क्लासें मैंने बहुत अच्छी प्रकार से आपको करवाई है, अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं भाई। तो क्या प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, जबकि संसद विधि द्वारा उपबंध न करे। तो यह 348(1) में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखो भाई, क्वेश्चन अच्छी प्रकार से पढ़ना है। अगर हम क्वेश्चन अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पाए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार के आधार पर 5, 4, 3 या 2। तो व्यवहार के आधार पर भाई शब्द 5 प्रकार के होते हैं। शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया, विशेषण और अव्यय, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं शब्द भाई व्यवहार के आधार पर, आपको ध्यान रखना है। श और स डैश के अंतर्गत आते हैं। स और स डैश के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आते हैं भाई? आपने व्यंजन अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखते हैं किसके आधार पर आते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, फिर उसके आगे देखेंगे। तो ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या संयुक्त। तो भाई स से लेकर है तक ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो अंत्यस्थ व्यंजन है ये कौन कौन से होते हैं, ये र लैव है, ठीक है, ये होते हैं भाई। और सपर्श व्यंजन कै से लेकर मैं तक, ठीक है, कै से लेकर मैं तक सभी सपर्श व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे अक्षय, त्रय, ग और श, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है ये आपको बताना है। तो किससे हुई है, चित्रलिपि से, कोलाक्षर लिपि से, अरमाइक लिपि से या ब्राह्मी लिपि से। तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति भाई किस लिपि से हुई था, अरमाइक लिपि से हुई है। अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। और खरोष्टी लिपि एक क्या है, हमारे पास प्राचीन लिपि है, ठीक है, ध्यान रखना, प्राचीन लिपि है जिसका उपयोग प्राचीन गांधार में किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था, गांधार में किया जाता था। इस लिपि को सर्वप्रथम आपको याद रखना है किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले, ठीक है, खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डैश हुआ है। जो प्राचीन देवनागरी लिपि है इसका विकास डैश हुआ, तो कब कब हुआ है, कुटिल लिपि से, दक्षिण लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, नेपाली लिपि से। तो अभी प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और गुरुमुखी लिपि से पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि, ठीक है, पंजाबी भाषा के गुरुमुखी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन हैं, तो कौन है, काका कालेकर, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या आर्य नरेंद्र देव। तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी। और इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी, मराठी तथा गुजराती के लिए एक लिपि बनाने की दिशा में सुझाव दिया था। किसने, काका कालेकर, यानी नागरी लिपि सुधार समिति ने भी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण हुआ था, ठीक है, आर्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 31 जुलाई 1947 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण हुआ था। और संयोजक कौन थे, काका कालेकर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी भाई, तो 1733 में, 1780 में, 1833 में या 1880 में। तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई थी। और आगरा के पादरियों ने स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है, किसने की थी भाई, आगरा के पादरियों ने स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी भाई 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र डैश था। जो ईसाई मिशनरी थे इनका प्रधान केंद्र क्या था, तो क्या था भाई, इलाहाबाद था, दिल्ली था, मुंबई था या श्री रामपुर था। तो श्री रामपुर था भाई ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र भाई। और ये कहाँ पर है, ये तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, श्री रामपुर पश्चिमी बंगाल में। और ये मुख्यतः भारत में अपने धर्म के प्रचार के उद्देश्य से आए थे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे भाई, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन या श्री राजगोपालाचार्य। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, बी आंसर अपना ठीक रहेगा। और इस आयोग में भाई 21 सदस्य थे, कितने थे, 21 सदस्य थे। और राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा करने के लिए सन 1947 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ
पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्यसभा समिति का गठन भी किया गया था और राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1955 ईस्वी में हुआ था राजभाषा आयोग का गठन भी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्या भी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो डैश से संबंधित है। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो डैश से संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये हमें बताना है। शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से, मानक संसाधन मंत्रालय से या प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय से। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो डैश से संबंधित और गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और 1960 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्र हिंदी निदेशालय की स्थापना करके असंवैधानिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य आरंभ किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा हिंदी अंग्रेजी भारत की सभी भाषाएं। तो भारत की राजभाषा कौन सी है, आप सभी को पता होगा कौन सी है, हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है हमारी भारत की राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन हमें बताना है। ठीक है, विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा था, बिल्कुल ठीक है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित है। रूप रचना की दृष्टि से जो बोली है पूर्णतः विकसित होती है। देखते हैं आगे भाई, देखो मेरे को तो यही गलत लग रहा है, आगे देखते हैं। और बोली दैनंदिनी वह व्यर्थ होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम, बिल्कुल सही है। विभाषा बोली का ही विकसित रूप है, बिल्कुल सही है। तो बी आंसर अपना गलत रहेगा भाई। ठीक है, बी आंसर अपना गलत रहेगा। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, तो बी आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है। तो खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, ये यहाँ पे बताना। तो ब्रह्म समाज का, प्रार्थना समाज का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का या आर्य समाज का। तो भाई खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का रहा है। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी भाई 1875 में। और कहाँ पे की थी, मुंबई में की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस जो ये सॉरी भाई, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज सुधार था। ठीक है, आर्य समाज की, ठीक है, क्या था, समाज सुधार था। इस जो आर्य समाज है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार था। हिंदी गद्य को प्रभावित करने वाला धार्मिक आंदोलन आर्य समाजी था भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है। प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है भाई, किससे है, साहित्य, कला, कल्पना या जीविकोपार्जन से। तो भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है भाई। ठीक है, और जो प्रयोजनमूलक है इससे तात्पर्य क्या है, तो हिंदी के उस रूप से है जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय डैश रहा है। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय डैश रहा, तो क्या रहा है भाई, ये हमें बताना है। आध्यात्मक परक, विकास परक, यथार्थ परक या अनुसंधान परक। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय आध्यात्मक परक रहा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो कौन है भाई, नाभादास है, नंददास है, गोकुलदास है या सूरदास है। तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलदास रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और गोकुलनाथ कौन है, विठलनाथ के पुत्र। विठलनाथ कौन है, जिन्होंने अष्टाव की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में और वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और गोकुलनाथ क्या थे, वल्लभाचार्य के पुत्र
थे भी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो गार्सा तासी है, गिलक्राइस्ट है, जॉर्ज ग्रियर्सन है या मैक्स मूलर है? तो भाई दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन जी रहेंगे। इनका 1888 ईस्वी में एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित, क्या नाम है इसका, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना 1888 ईस्वी में। और जो गार्सा दतासी है, इनका इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, इस्तवार दला लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो क्या है भी प्रकाशन वर्ष, 1917, 1918, 1919 या 1929? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, यह आपको ध्यान रखना है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? ठीक है, इनमें से भी कौन से लेखक है जिन्होंने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा? तो डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर इंद्रनाथ मदानी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो भाई डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा है और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो मुकुटधर पांडे है, इन्होंने लिखित रूप से, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति, आधुनिक काल है और इसका तीसरा उत्थान है, इसकी प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति हमें बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद? तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति कौन सी है भाई? छायावाद है। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। ठीक है, छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया गया लिखित रूप में? तो मुकुटधर पांडे जी रहेंगे, आपको ध्यान रखना है, मुकुटधर पांडे। ठीक है भाई। और छायावाद के कवि चतुष्ट में कौन कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद, पंत निराला और महादेवी वर्मा भाई। अगला क्वेश्चन है, संदेश राशक डैश की श्रेणी में आता है? जो संदेश राशक है वो कौन सी श्रेणी में आता है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है, गीति काव्य है? तो संदेश राशक भाई खंड काव्य की श्रेणी में आता है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इसके लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। ठीक है, इन अब्दुल रहमान इसके लेखक रहेंगे। और ये हिंदी का पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है भाई। ठीक है, पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ माना जाता संदेश राशक। और इस ग्रंथ में जो विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है, ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया। जो संदेश राशक है इसमें किसकी कथा वर्णित है? तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? काफी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल कजल खुसरो या अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो? तो अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का पूरा नाम है, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। जो अमीर खुसरो हैं इनके गुरु का क्या नाम है? तो निजामुद्दीन औलिया। क्या है भाई? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, और जो अमीर खुसरो है ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे खालिक बारिक, पहेलिया, दो सुगने और गजल है भाई। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के अनुसार, जो अद्वैतवाद है इसके अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, ब्रह्मा विशेषण युक्त है।
जो भाई अद्वैतवाद है इसके अनुसार जीव और ब्रह्मा एक ही है। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक ही है भाई। ठीक है। और अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य जी रहेंगे अद्वैतवाद के संस्थापक। ठीक है। और इसे शंकराद्वैतवाद भी कहा जाता है। जो अद्वैतवाद है इसको शंकराद्वैतवाद भी कहा जाता है। और शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है। ठीक है। शंकराचार्य क्या मानते हैं भाई? संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है। जीव और ब्रह्मा क्या है? अलग अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्मा को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्मा तो उसके ही अंदर विराजमान रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 490वां। कृष्ण के साथ साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है। क्या भाई? कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता? तो श्री रुद्र, ब्रह्मा या सनकादि। तो भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कृष्ण के साथ साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। सनकादि संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है सनकादि संप्रदाय को। ठीक है। और निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। जो निम्बार्क कवि हैं इनको भगवान कृष्ण के सुदर्शन का अवतार कवि माना जाता है। ठीक है भाई। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।